राहुल ने अपनी बैठक की मेज पर पूरी ताकत से हाथ पटका। लकड़ी की मेज चरकरासी और उस पर रखी वस्तुएं हिल गईं। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। रसोई से मां बाहर निकली। उन्होंने कोई ऊंची आवाज नहीं की। वे राहुल के पास आईं और उसके कांपते हाथों में एक भारी थैली थमा दी। थैली के भीतर लोहे की कीलें आपस में टकराकर धातु की तेज आवाज कर रही थीं। मां ने राहुल की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, राहुल, आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी को कठोर शब्द बोलने का मन बनाओ तो घर के पीछे वाले बगीचे में जाना। वहां उस पुराने आम के पेड़ के तने में एक कील ठोक देना। राहुल ने थैली को अपनी मुट्ठी में भींचा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मां के स्थिर चेहरे को देखकर चुप रह गया। उसने थैली उठाई और बड़बड़ाते हुए घर के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गया। बगीचे की ओर जाते हुए उसके कदम जमीन पर भारी पड़ रहे थे। वह आम के उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ा जिसकी छाल खुरदरी थी। अब उसे अपनी हथेली में दबी उन नुकीली कीलों के वजन का एहसास हो रहा था। राहुल ने पेड़ के सामने खड़े होकर थैली का मुंह खोला। उसने एक कील निकाली और उसे तने पर रखा। हथौड़े की पहली चोट गूंजी। कील लकड़ी में धंस गई। राहुल ने दूसरी कील उठाई। उसका गुस्सा अभी भी सिर पर सवार था। वह हर चोट के साथ अपनी भड़ास निकाल रहा था। तीसरी, चौथी, पांचवी कीलें एक के बाद एक तने में समाती गईं। 15वीं कील ठोकते ही राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने हथौड़ा नीचे गिरा दिया। उसकी हथेलियां घर्षण से लाल हो चुकी थीं और उन पर हथौड़े के भारीपन के निशान उभर आए थे। हर चोट के बाद आने वाला प्रतिघात उसके हाथ की नसों में टीस बनकर दौड़ रहा था। उसने अपनी हथेली को रगड़ा। त्वचा का रंग गहरा लाल पड़ चुका था और जलन महसूस हो रही थी। राहुल ने पेड़ की ओर देखा, जहां 15 कीलें कतार से गड़ी हुई थीं। वह एक पल के लिए थमा। उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों का दर्द अब उसके गुस्से की जगह ले रहा है। उसने मुट्ठी बंद की और फिर खोली। दर्द अभी भी बरकरार था। वह बगीचे की घास पर बैठ गया। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। उसने पेड़ के तने पर बने उन नए निशानों को गौर से देखा। यह महज एक काम नहीं था, बल्कि उसके क्रोध की शारीरिक कीमत थी जो अब उसकी हथेलियों में दर्ज हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक राहुल का यही क्रम जारी रहा। जैसे ही घर के अंदर किसी बात पर उसे गुस्सा आता, वह हथौड़ा और थैली उठाता और बगीचे की ओर दौड़ पड़ता। लेकिन अब वह कील ठोकने से पहले 2 बार सोचने लगा था। पेड़ तक जाने का रास्ता, धूप में चलना और फिर भारी हथौड़े से कील ठोकने की शारीरिक मेहनत उसे थका देती थी। एक दिन जब उसे अपनी छोटी बहन की किसी हरकत पर तेज गुस्सा आया, उसने हथौड़ा उठाया ही था कि उसे उन थकान भरे रास्तों का ख्याल आया। उसने हथौड़ा वापस मेज पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली और मुट्ठी कसकर अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। धीरे धीरे कील ठोकने की यह मजबूरी उसे अपने गुस्से को थामने का बहाना देने लगी। अब वह चिल्लाने के बजाय बगीचे की उस खाली जमीन को देखता और खुद को शांत कर लेता। हफ्तों का समय बीत गया। राहुल अब कम बोलता था और उसका गुस्सा भी पहले की तुलना में शांत हो गया था। एक महीने की सुबह राहुल खुशी से उछलता हुआ रसोई में मां के पास गया। उसके हाथ खाली थे और चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी। उसने गर्व से मां से कहा, मां, आज मैंने पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। मेरा गुस्सा अब मेरे काबू में है। मां ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। मां राहुल का हाथ पकड़कर बगीचे के उस पुराने आम के पेड़ के पास ले गई। पेड़ की छाल पर कीलें अभी भी धंसी हुई थीं। मां ने राहुल की ओर देखा और कहा, अब इन सारी कीलों को एक एक करके उखा दो। राहुल ने घुटनों के बल बैठकर पहली कील पकड़ी। उसने जोर लगाया। कील के निकलने पर लकड़ी से एक चरमराहट की आवाज आई। एक एक करके उसने सारी कीलें बाहर निकाल दी। जमीन पर लोहे की कीलों का ढेर लग गया था। राहुल ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, लेकिन मां का चेहरा गंभीर था। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर उसे पेड़ के तने पर बने उन गहरे गड्ढों की ओर इशारा किया।
जहां कीलें थीं, वहां अब बदरंग और गहरे छेद रह गए थे। राहुल ने उन गड्ढों को छुआ। उसकी उंगलियां उन खुरदरे निशानों के भीतर धंस गईं। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कीलें तो हट गईं, लेकिन पेड़ पहले जैसा नहीं रहा। गुस्से में कहे गए शब्द भी ऐसे ही निशान छोड़ते हैं। भले ही तुम बाद में माफी मांग लो, लेकिन ये घाव हमेशा के लिए रह जाते हैं। राहुल के हाथ ठिठक गए। वह उन गड्ढों को घूरता रहा जो अब उसके शब्दों की कड़वाहट का स्थायी प्रमाण बन चुके थे। हवा चल रही थी, लेकिन राहुल का ध्यान केवल उन निशानों पर टिका था जो कभी नहीं भरेंगे। राहुल की उंगलियां पेड़ की उन खुरदरी दरारों पर धीरे धीरे घूम रही थीं। उन गड्ढों की गहराई ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर दी। उसने महसूस किया कि जिन शब्दों को उसने लापरवाही से बोला था, वे हवा में नहीं खोए, बल्कि सामने वाले के मन में ऐसे ही स्थायी निशान छोड़ गए। उसने अपनी मुट्ठी ढीली की और हाथ वापस खींच लिया। बगीचे में सन्नाटा था, केवल दूर से आती पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वह भविष्य के लिए कोई संकल्प ले रहा हो। मां उसके पास खड़ी रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने उस दिन के बाद से अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। घर में या बाहर जब भी उसे गुस्सा आता, वह तुरंत रुक जाता। वह अब चिल्लाने के बजाय गहरी सांस लेता और अपनी बात को संयम से कहता। उसने समझ लिया था कि शब्दों का घाव शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरा होता है। समय के साथ राहुल की पहचान एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गई। उसने न केवल अपना स्वभाव सुधारा, बल्कि उन निशानों से मिले सबक को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब जब भी वह उस आम के पेड़ के पास से गुजरता, वह झुककर उसे प्रणाम करता। वह पेड़ अब केवल एक पौधा नहीं, बल्कि उसके चरित्र निर्माण का साक्षी बन चुका था।